हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए रोमन, ऑप्शन बी देवनागरी, ऑप्शन सी गुरुमुखी, ऑप्शन डी फारसी। तो देखिए, जो हिंदी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है वो है आपका देवनागरी। इसका उत्तर होगा देवनागरी। तो जो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यह लिपि संस्कृत से विकसित हुई है और बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न 2 है, भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? तो इसका जो उत्तर है आपको ऑप्शन ए है, 14 सितंबर 1949 को। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 14 सितंबर 1949 को। चलिए एक बार आंसर देख लेते हैं। देखिए, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इसी कारण हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी रहीम। तो आप लोग भी फटाफट कमेंट करके बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। चलिए एक बार इसे डिटेल्स में देखते हैं। कह रहा है रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में की थी। यह भारतीय साहित्य की महानतम कृतियों में से एक है और राम के 33 व्यंजन होते हैं। चौथा प्रश्न है, हिंदी में कितने स्वर होते हैं? हिंदी में कितने स्वर होते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए, हिंदी में कितने स्वर होते हैं? तो इसका सही जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी, कुल 11 हिंदी में स्वर होते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ। ये सभी स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए धनपत राय, ऑप्शन बी रामचंद्र, ऑप्शन सी हरि शंकर, ऑप्शन डी भारतेंदु। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए, धनपत राय मुंशी प्रेमचंद्र इनका पूरा नाम था। एक बार इसका डिटेल्स से देखते हैं। नोट्स है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। वे हिंदी और उर्दू के महान कथाकार थे। गोदान और निर्मला उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 6 है, हिंदी साहित्य का आदिकाल किस काल को कहा जाता है?
हिंदी साहित्य का आदिकाल किस काल को कहा जाता है? ऑप्शन ए 1000 1000 से 1375 ईस्वी, ऑप्शन बी 1375 से 1700 ईस्वी, ऑप्शन सी 1700 से 1900 ईस्वी, या ऑप्शन डी 1900 से अब तक। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए 1000 से 1175 ईस्वी तक आदि हिंदी साहित्य का आदिकाल माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल 1000 से 1375 ईस्वी तक माना जाता है। इस काल में वीर गाथा काव्य और धार्मिक साहित्य की प्रधानता थी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है सुमित्र नंदन पंत, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। चलिए इसे एक बार डिटेल्स में देखते हैं। तो इसमें है कि कामायनी जयशंकर प्रसाद की अमर कीर्ति है। यह छायावादी युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है और मनु श्रद्धा की कथा पर आधारित है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। बोले कि हिंदी की पहली फिल्म कौन सी थी? हिंदी की पहली फिल्म कौन सी थी? तो इसका जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए आला मारा, जो है हिंदी की पहली फिल्म थी। इसे एक बार डिटेल्स में देखते हैं। आलम आरा जो है 1941 में भारत की पहली बोलती फिल्म थी। इसका निर्देशन अर्दशीर ईरानी ने किया था और यह हिंदी सिनेमा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर थी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए, संधि जो है वो एक हिसाब से किसी चीज़ को जोड़ने को कहते हैं। और हिंदी व्याकरण का अगर बात करें तो दो शब्द को जोड़ने पर कोई नए शब्द का जो उत्पत्ति होता है तो उसी को हम संधि कहते हैं। तो संधि से तात्पर्य आपका होगा जोड़। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। एक बार इसका डिटेल्स देखते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ जोड़ या मेल है। जब दो वर्ण पास पास आते हैं तो उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अगला प्रश्न, भारत भारती के रचयिता कौन है? भारत भारती के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए होगा, मैथिली शरण गुप्त होगा। इसका व्याख्या को देख लेते हैं। तो कह रहा है कि भारती मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध काव्य रचना है। इसमें भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य का चित्रण है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि से भी जाना जाता है। तो छात्र, अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दें
क्योंकि अगर कोई भी क्लास जो है वो अगर आता है यूट्यूब पर तो वो आपसे मिस ना हो पाए, क्योंकि अभी डेली क्लास जो है वो आपका आ रहा है यूट्यूब पर, है ना। लाइव भी क्लास चल रहा है और ऑफलाइन रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्म में भी आपको लेक्चर जो है वो दिया जा रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न है, छायावाद के प्रमुख स्तंभ कितने माने जाते हैं? छायावाद के प्रमुख स्तंभ कितने माने जाते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका जो सही उत्तर है वो है आपको ऑप्शन ए 2 माना जाता है। छायावाद के प्रमुख स्तंभ 2 माने जाते हैं। एक बार व्याख्या को देखते हैं। नहीं, ये थोड़ा जो है मिस्टेक हो गया है ना। इसका ऑप्शन जो है आपको सही वो सी होगा। ठीक है, आप इसे सही कर लेंगे। ठीक है, तो इसका व्याख्या है, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये चारों कवि छायावादी काव्य के प्रतिनिधि हैं। अगला क्वेश्चन, गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? ऑप्शन ए होरी, ऑप्शन बी गोबर, ऑप्शन सी राम, ऑप्शन डी सोहन। इसका सही उत्तर जो है वो आपको ऑप्शन ए है। होरी जो है वो उपन्यास का मुख्य पात्र है। ठीक है, गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र है कौन? होरी। अगला क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? हिंदी खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ऑप्शन ए ब्रज अपभ्रंश, ऑप्शन बी शेरसीनी अपभ्रंश, ऑप्शन सी अवधी अपभ्रंश, ऑप्शन डी मगधी अपभ्रंश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बी जो है आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। सभी लोग इसको याद कर लीजिए। ठीक है, इसका व्याख्या देखते हैं। हिंदी खड़ी बोली का विकास शेरसीनी अपभ्रंश से हुआ है। यह मध्य प्रदेश की बोली थी और आधुनिक हिंदी का आधार बनी। अगला क्वेश्चन, अलंकार शब्द का अर्थ क्या है? अलंकार शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सजावट, ऑप्शन बी आभूषण, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा दोनों। सजावट भी और आभूषण दोनों ही को अलंकार कहते हैं। इसका व्याख्या देखते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण या सजावट है। काव्य में जो शब्द या अर्थ की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। ये काव्य के आभूषण हैं। अगला क्वेश्चन, रस के कितने अंग होते हैं? रस के कितने अंग होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 4। रस के 4 अंग होते हैं। अगले प्रश्न की ओर, नहीं, इसका विकल्प देते हैं। रस के 4 अंग होते हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इन चारों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैला आंचल के लेखक कौन है? मैला आंचल के लेखक कौन है? प्रश्न ए
फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी भीषम साहिनी, ऑप्शन डी अमरकांत। इसका उत्तर हो जाएगा